Hello everyone, good evening जी, welcome to Filler Form. I am Priyanka, your UGC NET पेपर 2 फैकल्टी. ज्वाइन कर लीजिए क्लास को सभी. ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग ज्योति वर्मा, बबलू जी, गुड इवनिंग. एक्चुअली मैंने 5 PM भी क्लास स्टार्ट की थी. आई डोंट नो, मे बी वो दूसरे कोर्स से मैंने स्टार्ट की थी क्लास, उसमें कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ था, इसीलिए फिर 5:20 की रीशेड्यूल की है क्लास आपकी. यस मैम, ओके जी, ठीक है. कैसे है जी आप सभी? हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? पहले अटेम्प्ट दिया था आपने यूजीसी नेट का कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो प्लीज, फिर क्लास को स्टार्ट करते, वैसे ही बहुत टाइम हो चुका है. पहले अटेम्प्ट दिया है यूजीसी नेट का कि फर्स्ट टाइम है आपका? अच्छे हैं मैम, आप कैसे हैं? हाँ जी, मैं भी अच्छी हूँ. पहला अटेम्प्ट है यूजीसी नेट का कि आपका पहले भी दिया था? नहीं मैम, पहला अटेम्प्ट है. ओके, ठीक है. ठीक है, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट. क्लास स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं टाइमिंग बता दूं कि आपकी क्लास की क्या क्या टाइमिंग रहने वाली है. ओके जी. कॉमर्स आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है. फर्स्ट अटेम्प्ट है मैम. ओके ओके ओके, ठीक है जी, ओके. ओके गुड. अभी देखो, फिलर फॉर्म यूजीसी नेट 2024 से जून 2024 में आपको पता है कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होना है, और ईयर में आपका 2 टाइम होता है ये, ठीक है. यूजीसी नेट का एग्जाम एक होता है आपका जून सेशन में और एक होता है आपका दिसंबर वाले सेशन में, ठीक है. तो अभी आपका जो एग्जाम होना है जून 2024 के लिए आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ. 10 यूनिट है आपकी कॉमर्स के, 10 की 10 यूनिट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. इसी के साथ साथ पेपर 1 भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है. और पेपर 2 कॉमर्स भी मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ इस बैच से. क्लियर है जी? अब यूट्यूब वाली क्लास तो रहने दो, बिकॉज आपकी पेपर 2 की यूट्यूब पर नहीं कोई भी क्लास होगी. अभी अभी जो आपकी क्लास होगी वो ओनली ऐप पर होने वाली है. पेपर 2 कॉमर्स की 5 PM to 6 PM आपकी क्लास होगी. आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैंने क्लास स्टार्ट तो की थी 5 PM, और 10 मिनट मैंने वेट किया. वो मे बी दूसरे कोर्स से स्टार्ट हुई थी तो कॉमर्स वाली ही, बट आप तक नोटिफिकेशन आई कि नहीं आई, जिस वजह से आप अटेंड नहीं ज्वाइन नहीं कर पाए उस क्लास को. इसलिए अभी मैंने नेक्स्ट दोबारा से अगेन रीशेड्यूल किया क्लास को और 5:20 पे किया क्लास को, ठीक है जी. तो अभी आपकी क्लास डेली की कितने बजे होगी? 5 PM to 6 PM आपकी क्लास होगी मंडे टू सैटरडे. तो प्लीज आपने 5 PM to 6 PM आना है, ओके जी. और हमारा चल रहा है ऐप पर अभी, ये तो आपको पता ही होगा फीस का, ठीक है. हाँ जी, ये है आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस. यूनिट 10 आपको पूछी जाएगी और 10 की 10 यूनिट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. अभी हमारी यूनिट 1 चल रही है. कल भी मैंने आपको यूनिट 1 करवाई थी, और यूट्यूब पे भी प्लीज एक बार क्लास देख लेना, ठीक है. मेरी यूट्यूब पर क्लास देख लेना फिलर फॉर्म वाले चैनल पे. वहाँ पर मैंने आपको यूट्यूब पर इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज करवाई है और बीओपी करवाया है, ठीक है. तो वो देख लेना, क्योंकि जो चीजें मैंने यूट्यूब पर करवाई है वो मैं यहाँ पर ऐप पर नहीं करवाऊंगी. हाँ, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है. जितनी भी चीजें आपको यूट्यूब पर करवाई है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पे भी. तो अभी हमारी चल रही है यूनिट 1. यूनिट 1 में मैं आपको करवा रही हूँ बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है. यूनिट 2 आपके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स. ये 10 की 10 यूनिट्स हम करेंगे, ठीक है. और जून के लिए आपको अभी से लेकर अच्छे से तैयारियां करनी है. यूट्यूब की क्लास का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है मैम. अच्छा, यूट्यूब की क्लास का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ? मैंने तो पीडीएफ सेंड कर दी है वैसे, ठीक है. मैं कोई नहीं, बैकएंड की टीम से पूछूंगी, जो ऑफ ऑफलाइन टीम है उनसे मैं एक बार बात करूंगी, ठीक है. आपको मिल जाएगी वैसे, अगर वहां पे नहीं मिलती, यहाँ पे टेलीग्राम पे, सॉरी, टेलीग्राम पे मैंने सेंड की है वैसे पीडीएफ. अगर आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलती तो फिलर फॉर्म की ऐप पे तो मिल ही जाएगी, ठीक है. अब देखो,
ये है आपका बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिज़नेस का जितना भी सिलेबस है, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स हमने कल किए। बिज़नेस एनवायरनमेंट, ठीक है? बिज़नेस एनवायरनमेंट के मैंने कल आपको टाइप्स करवाए हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमने कर लिया है, ठीक है? इकोनॉमिक सिस्टम करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आज हम करेंगे। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आज करवाने वाली हूँ। इसी के साथ-साथ मैं आज आपको नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी करवाऊँगी, जिसमें कि आपका पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और आपका टेक्नोलॉजिकल ये सारे एनवायरनमेंट इंक्लूड होते हैं, ठीक है? आज करेंगे हम इनको। साथ के साथ आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फेमा, फेरा, सोशल कल्चर फैक्टर है, ये भी आज हम करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये अभी हमने करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी करवा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ रीजनल ये करना है हमने। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक और ये सारा का सारा आपका सिलेबस है जी यूनिट 1 का, ठीक है? इसी सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे, मीन्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है? जो यूजीसी नेट में आपको पूछा जाता है, थोड़ा-सा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने कल भी बता दिया था आपको सारा सिलेबस, ओके? अब कल मैंने आपको बताया था कि आपका बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? अब बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है? मुझे जल्दी से रिप्लाई करो और साथ के साथ मुझे ये बताओ कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में मैंने आपको फर्दर टाइप्स करवाए थे कि कौन-कौन से टाइप में है टाइप है आपके बिज़नेस एनवायरनमेंट के। जल्दी से रिप्लाई करो मुझे। रंजना जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, टाइप्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट जल्दी से रिप्लाई करो मुझे। बिज़नेस एनवायरनमेंट के कितने टाइप्स हैं? कल करवाए थे। कल आपने मेरी क्लास अटेंड की थी, येस या नो? मुझे लग नहीं रहा कि कल कोई भी क्लास में था, बट रिकॉर्डेड क्लास तो देखी होगी। आज आपकी क्लास थोड़ा-सा लंबा चलेगी, मीन्स 5:20 पे स्टार्ट किए तो 6:20। अच्छा, नो मैम, नहीं की थी कल अटेंड। देख लेना कल रिकॉर्डेड क्लास एक बार, ठीक है? बिज़नेस एनवायरनमेंट की अगर मैं सिंपली बात करूँ, बिज़नेस का मतलब क्या होता है आपका? प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही बिजनेस का मीनिंग होता है। किसके लिए होता है आपका बिजनेस? मेकिंग मनी के लिए, ठीक है? और अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं, इन्वायरमेंट क्या होता है आपका? सराउंडिंग, आपके आसपास की सारी चीजें जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, ठीक है? ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएगी? इन्वायरमेंट में आ जाएगी कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, आपके बिजनेस के सराउंडिंग में क्या चल रहा है जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी, वो आ जाएगी इन्वायरमेंट में। तो अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को इस दोनों को अगर इन दोनों को अगर हम एक साथ पढ़े, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि जितने भी आपके गुड्स सर्विसेज आपने प्रोडक्शन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो आपके इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मीन्स की इन्वायरमेंट में क्या डिमांड है, ठीक है? इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? आपके इन्वायरमेंट में आ जाएगी। अब फर्दर बिजनेस इन्वायरमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, रिवीजन करवा रही हूँ, कल मैंने पढ़ा दिया। एक होता है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, और एक होता है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अगर मैं इंटरनल की बात करूँ, तो ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? कंट्रोल्ड। बट अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये कैसा होगा आपका? आउटसाइड बिजनेस हो जाएगा, ठीक है? और ये कैसा हो जाएगा आपका? इनसाइड हो जाएगा। इनसाइड जितनी भी एक्टिविटी आपके बिजनेस में हो रही है, तो वो कौन सा एनवायरनमेंट हो जाएगा आपका? इंटरनल। और आउटसाइड मीन्स की जो अनकंट्रोलेबल है कहीं ना कहीं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो प्लान्स है, पॉलिसीज है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, कॉर्पोरेट इमेज है, प्लांट एंड मशीनरी है, लेबर मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप है, ये सारे के सारे आपके बिजनेस के इनसाइड है, इंटरनल है, और आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, क्लियर है? बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो एक होता है माइक्रो। माइक्रो मैंने कल क्या बोला था आपको? छोटे लेवल पे जब हम बात करेंगे, तो वो कौन सा होगा? माइक्रो। या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका माइक्रो। बट अगर हम मैक्रो की बात करें, तो मैंने आपको क्या निमोनिक बताया था? बड़े लेवल पर, ठीक है? बड़े लेवल पे जब हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, तो मैक्रो हो जाएगा, मीन्स की होल इंडस्ट्री। ये कल के निमोनिक थे हमारे, ठीक है? और ये थी आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगी चीजें, ठीक है? इसमें कौन कौन से इफेक्ट करेंगे? जो आपके बिजनेस के साथ, आपकी कंपनी के साथ, आपके इंस्टीट्यूशन के साथ, आपकी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। लाइक कस्टमर, लाइक कंपिटिटर, लाइक सप्लायर, लाइक सोसाइटी। अब कंपिटिटर, सप्लायर, कस्टमर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? मान लो आपने सप्लायर को ज्यादा पैसा दे दिया, तो ये आपको ज्यादा रॉ मटेरियल दे देगा, ज्यादा ज्यादा आपको माल दे देगा, ठीक है? बट आप मैक्रो में ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है? मीन्स ये छोटे लेवल पर है, बट आप मैक्रो में डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चर, और इसको एक और चीज से भी डिनोट किया जाता है, PESETL, पेस्टल,
ठीक है? इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पेस्टल की फुल फॉर्म बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। साथ में इंटरनल एनवायरनमेंट में वैल्यू सिस्टम आ जाएगा, ठीक है? वैल्यू सिस्टम क्या होता है कि मान लो एक बिज़नेस का क्या क्या सिस्टम है, उसकी क्या वैल्यूज़ है कि उसको हार्मफुल जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को नहीं देने, लाइक अल्कोहल, ठीक है? ये उसका अपना वैल्यू है, उसके अपने एथिक्स है, उसके अपने नॉर्म्स है कि उसको हार्मफुल प्रोडक्ट चीज़ें जो है वो कस्टमर को नहीं देनी जो कस्टमर को हार्म करेगी। फिर क्या-क्या कंपनी या बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी क्या रहेगी, फिजिकल एसेट्स हो गए आपके जैसे कि लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, ये तो आपके आपके ऊपर डिपेंड रखता है ना, बिज़नेस के ऊपर डिपेंड रखता है कि उसको कहाँ पे बिज़नेस ओपन करना है, कौन-सी लैंड होनी चाहिए, कौन-सी बिल्डिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उसके कंट्रोल में है। मार्केटिंग कैपेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हो गए, कितनी कैपिटल उसको लगानी है, कितना पैसा उसको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? मैनेजमेंट ऑफ मिडल और लोअर लेवल हो गई, मैनेजमेंट करना है, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें, ओके जी? रिकॉर्डेड क्लास शो नहीं हुआ, अच्छा शो नहीं हुआ रिकॉर्डेड क्लास, अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, शो हो जाएगा। फिर है मैक्रो, मैं सर से बात करूँगी, एक तो रिकॉर्डेड क्लास शो नहीं हुआ है और एक आपकी पीडीएफ की, ठीक है? जो आपको नहीं मिली यूट्यूब क्लास वाली। मैक्रो में आपको इकोनॉमिक, डेमोग्राफी, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, आज हम इनको करेंगे थोड़ा डिटेल में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। माइक्रो आपका सप्लायर, कस्टमर, कंपटीटर, पब्लिक, इंटरमीडिएटरीज। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, आप पूछोगे मैम यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं? क्वेश्चन आपके यही बनेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट आपके मेनली कितने टाइप के हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फिर आपको क्या करेंगे वो यहाँ पे मान लो उन्होंने वैल्यू सिस्टम दे दिया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दे दिए, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन्स आए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दे दी, यहाँ पे कैपेबिलिटी दे दी। अब ये पूछेगा कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको ये आता होगा तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक्सटर्नल में ये पूछेगा कि एक्सटर्नल फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, कौन-कौन से 2 टाइप है? माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है? अब ये पूछ लेगा सप्लायर, कस्टमर, कंपटीटर, पब्लिक, इंटरमीडिएटरी जो है आपके वो मैक्रो है। तो क्या ये राइट है? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये कौन से आपके ये माइक्रो एनवायरनमेंट है। क्लियर है? कल भी मैंने करवाया था ये और आज फिर से अगेन करवा रही हूँ। एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो गया, एक्सटर्नल हो गया हमारा, ठीक है? एक्सटर्नल यहाँ पे बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, ये देखो। ये करवाया था कल। एक्सटर्नल में ये सारी चीज़ें हैं, ओके? माइक्रो में आपका क्या था? कंसिस्ट ऑफ दोज़ फैक्टर व्हिच हैव अ डायरेक्ट एंड इंटीमेट इम्पैक्ट ऑन द फर्म, ठीक है? एग्जांपल सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द फर्म, द माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ आल्सो नोन एज़ टास्क एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड नीड नॉट अफेक्ट ऑल द फर्म इन अ पर्टिकुलर, ये सारी फर्म पे इफेक्ट नहीं करेगा बट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे इफेक्ट करेगा, इसीलिए तो ये माइक्रो है, मीन्स कि छोटे लेवल पे। इसका निमोनिक कल ही मैंने बताया था कि छोटे लेवल पे ये क्या करेगा? इफेक्ट करेगा बिज़नेस को। बट अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो कहीं न कहीं आपके बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है? लार्ज लेवल पे इफेक्ट करेगा अगर हम बात करें सिंपली तो होल लेवल पे। अब देखो यहाँ पे मैक्रो डेमोग्राफिक फैक्टर एक्सेट्रा अफेक्ट इंडस्ट्री एज़ अ होल एंड इट नोन एज़ मैक्रो एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड जनरल एनवायरनमेंट। एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी का इफेक्ट क्या है? आपकी होल इंडस्ट्री पे पड़ेगा ना। बट अगर किसी मान लो कल का जो हमने एग्जांपल लिया था, मान लो व्हीट की प्रोडक्शन कम हो रही है कहीं पे, ठीक है? तो व्हीट की प्रोडक्शन का इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? सिर्फ़ आपके ब्रेड जितनी भी चीज़ें व्हीट से बनती है उस पे पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनी पे थोड़ी पड़ेगा व्हीट का इफ़ेक्ट, या फिर आपकी कार इंडस्ट्रीज़ पे थोड़ी पड़ेगा, या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे थोड़ी पड़ेगा व्हीट का इफ़ेक्ट। बट अगर हम बात करें मैक्रो की, ये तो था आपका माइक्रो का एग्ज़ाम्पल, ठीक है? किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे जिस पे इफ़ेक्ट पड़ना है। बट अगर हम मैक्रो की बात करें, जीएसटी का इफ़ेक्ट आपकी होल इंडस्ट्री पे पड़ेगा, वो फिर चाहे आपकी टेलीकॉम की कंपनी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, चाहे व्हीट है, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे जिस भी चीज़ की इंडस्ट्रीज़ है, सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मीन्स मैक्रो, लार्ज लेवल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, होल इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। कल भी बताया था, इंटरनल देख लो एक बार यहाँ पे, ठीक है? विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये है आपका इंटरनल, विद इन द ऑर्गनाइज़ेशन, ये देख लो। इनसाइड बोला था मैंने इसको, ओके? ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्पल एज़ इट इज़ पूछे गए एग्ज़ाम में। एनवायरमेंटल एनालिसिस ये भी करवाया था, पेस्टल एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे। पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और कहीं न कहीं आपका किसका पार्ट है, माइक्रो का कि मैक्रो का? जल्दी से रिप्लाई करो। पेस्टल जो है आपका वो माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, किस में आएगा, माइक्रो में कि मैक्रो में? जल्दी से रिप्लाई करो, ये है पेस्टल की फुल फॉर्म।
कल करवा दिया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। पॉलिटिकल में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, सोशल में वैसे अभी मैं बताऊँगी, लीगल में आपको पता है ऑब्वियसली लॉज़, ठीक है? जहाँ पे भी मान लो कोई भी बिज़नेस है, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंडस्ट्री है, जब भी वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करेगा, उसको उस कंट्री का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। मान लो कि मेरी कंपनी है इंडिया में, तो मुझे इंडिया के लॉज़ फॉलो करने पड़ेंगे, मेरी कंपनी यूएसए में, मुझे यूएसए के लॉज़ फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है सभी को? सोशल कल्चर, ठीक है? सोशल में आपका कल्चर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। सोशल में क्या मतलब होता है कि समाज में क्या चल रहा है, समाज की क्या डिमांड है, क्या उसके प्रेफ़रेंसेस है, क्या उसके टेस्ट है, क्या उसका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी समाज में। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले ज़्यादातर फीमेल्स क्या पहनती थी, सूट पहनती थी, तो उस टाइम सूट की ही डिमांड थी ना। हमें जब बिज़नेस करना है, ठीक है? तो हमें अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा कि मेरे एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है, मेरे एनवायरनमेंट में किस चीज़ की ज़्यादा सेल है। अब मान लो जिस टाइम सूट लोगों की प्रेफ़रेंस है, सूट ज़्यादातर फीमेल्स पहनती है, अभी ओनली फीमेल की बात करूँगी, तो आप अगर अ, जीन बनाना स्टार्ट कर दो, जीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो, तो कौन खरीदेगा आपकी जीन को? कोई भी नहीं खरीदेगा, तो कोई नहीं खरीदेगा, तो आपके बिज़नेस पे ऑटोमैटिकली इसका इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। कौन-सा इफ़ेक्ट पड़ेगा? ऑटोमैटिकली नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? पॉलिटिकल, अब आपको पता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, हमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मान लो टैक्स बढ़ा दिया गया, ठीक है? टैक्स बढ़ गए, तो सभी के लिए बढ़ गए ना टैक्स, आप ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं मैं टैक्स नहीं दूँगा। तो मीन्स कि जो सरकार होगी, जिस टाइम आपका बिज़नेस चल रहा है, जैसी-जैसी सरकार की जो भी सरकार बोलेगी आपको उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट डालेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट टर्म एंड चेंजेज़, ट्रस्ट। जैसे कि आपको पता है कि आपका ये करेंसी जब चेंज हुई थी, ठीक है? करेंसी 500 के नोट थे। मैक्रो ओके गुड। थोड़ा-सा फ़ास्ट करवा रही हूँ क्योंकि कल ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है? तो ये मत सोचना कि मैम तो इतना स्पीड में चल पड़े, अभी फिर से करवाऊँगी मैं। पॉलिटिकल में क्या होगा, कि मान लो 500 और 1000 के नोट थे, वो चेंज हुए। अब अगर मान लो आप सरकार के अनुसार नहीं चलते और एक बिज़नेसमैन है, ठीक है? 500 के नोट चेंज हुए, 1000 के नोट चेंज हुए, उसको पता ही कुछ नहीं है कि 500 और 1000 के नोट चेंज हुए, टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, ठीक है? एक्सचेंज करने का, करेंसी एक्सचेंज करने का, तो क्या होगा, जितने भी उसके पास 500 और 1000 के नोट थे, वो तो गए सारे पानी में, वो तो कूड़ा है फिर, क्योंकि वो एक्सचेंज ही नहीं होगा टाइम पीरियड के हिसाब से। मीन्स कि जो पॉलिटिकल है, जो सरकार है, उस हिसाब से भी आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक चीज़ें जितनी भी आपकी डिमांड है, सप्लाई है, मार्केट एंड ट्रेड सर्कल, ठीक है? इकोनॉमी का अगर सिंपल बात करूँ, पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है? इंटरेस्ट रेट हो गए, पैसे से रिलेटेड, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी तो पता ही है आपको, मेन रोल अगर नोकिया का हम एग्ज़ाम्पल दें, तो नोकिया के साथ हुआ क्या, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चला ही नहीं, ठीक है? लोग एंड्रॉइड में पहुँच गए, ठीक है? और स्मार्टफ़ोन में पहुँच गए, बट नोकिया वहीं रहा कीपैड में। ठीक है? तो वो चला ही नहीं। किसी टाइम नोकिया बहुत फ़ेमस कंपनी थी, बट उसने क्या किया, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो चला ही नहीं। तो जब नहीं चला टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो वो क्या हो गया, पीछे रह गया फिर, और सारी कंपनीज़ फिर आगे आ गई। क्लियर है? तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो टेक्नोलॉजी का ही तो इफ़ेक्ट है। पहले ऑफ़लाइन क्लासेज़ होती थी, ठीक है? ऑफ़लाइन ज़्यादातर, ऑनलाइन कब से आया आपका? ज़्यादातर कब से आया ऑनलाइन? जब कोरोना हुआ, कोविड-19 हुआ। अब कोई ध्यान ही नहीं देगा, अगर मान लो ध्यान ही नहीं देता कोई ऑनलाइन पे, ठीक है? तो मानो मैं अगर ऑनलाइन पे ध्यान नहीं देती, तो फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ता? ठीक है? नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ जाता। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बिज़नेस में, क्लियर है? एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज, वो सारी चीज़ें, ठीक है? वेस्ट डिस्पोज़ेबल, और आपका पीपल एंड डेवलपमेंट में भी हम पढ़ते हैं ये पेपर 1 में, क्लियर है? अभी थोड़ा-सा फास्ट करवाया, स्वॉट एनालिसिस भी हमने कल किया था, ठीक है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी एंड थ्रेट्स, ये भी कल कर लिया हमने। क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, ये भी कल कर लिया हमने। 5 हॉर्स मॉडल बाय माइकल पोर्टर, ये भी कर लिया, 5 हॉर्स वाला हो गया आपका। एक माइकल पोर्टर है आपका डायमंड वाला, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में है वो, डायमंड वाला है, माइकल पोर्टर, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जिसने दिए, उसमें 4 टाइप्स है। और यहाँ पे 5 थ्रेट ऑफ एंट्री, ये पूछा जाता है एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम में। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ठीक है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड इंडस्ट्री रिवेलिटी, ये भी कल कर दिया हमने, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, ये मैंने आपको करवाया था यूट्यूब पर, एक बार देख लेना क्लास यूट्यूब वाली। हाँ, ये वाला था वो, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ये भी आपके माइकल पोर्टर ने दी थी, ठीक है? इसमें 4 उन्होंने मेनली यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स दिए थे, ये भी कर लिया हमने। बीओपी ये भी कर लिया है, यूट्यूब पर किया था ये, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं, अब है आपका न्यू टॉपिक, ये तो थी आपकी रिवीजन, ठीक है? आज मैंने इसलिए रिवीजन करवाई है, वैसे मैं करवाती नहीं हूँ क्योंकि रिवीजन टाइम आपका अलग है, इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही टॉपिक पे 2-2 3-3 दिन लगाऊँ। आपको पता है 10 यूनिट है, ठीक है? और 10 यूनिट में बहुत सारा सिलेबस है जो हमें कवर अप करना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, डेली स्टडी करनी पड़ेगी,
ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ोगे, एक दिन नहीं पढ़ोगे, एक दिन क्लास अटेंड करोगे, एक दिन नहीं करोगे, ठीक है? आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते किसी प्रॉब्लम से या किसी भी इश्यू से, तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, बट डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि जून 2024 में आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो। क्लियर है? और सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके जी? अभी से लेकर तैयारी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना सोचे स्टूडेंट आप लोग कि हाँ जून है 2000 जून है, अभी जून तो बहुत दूर है, ठीक है? जून बहुत नज़दीक है, अभी एग्ज़ाम आते हुए आपको पता नहीं लगेगा कि कब आपकी नोटिफ़िकेशन आ गई, कब एग्ज़ाम आ गए, कब एडमिट कार्ड आ गए, ठीक है? फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा है? इससे बढ़िया है कि पहले से अपनी तैयारी जारी रखो। क्योंकि जब कोई भी लड़ाई पे जाता है ना, तो फिर वो उस टाइम वहाँ पे ग्राउंड में पहुँच के वो तैयारी नहीं करता, उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी 2-3 महीने पहले हो चुकी होती है। वहाँ पे जाके उसको जंग लड़नी ही होती है। तो ये भी एक जंग है जिसकी तैयारी आपको पहले ही करनी पड़ेगी। क्लियर है जी सभी को येस या नो? ओके, अब चलते हैं आराम से, ठीक है? क्योंकि ये सारी मैंने कल 1 घंटा लगाया था, 1 घंटे में पढ़ाई थी सारी चीज़ें। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। कौन-सी पॉलिसीज़? इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज रेफर टू द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स टाइप्स देखेंगे द इकोनॉमिक पॉलिसी हैव अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी का जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब देखो द मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी आर द फॉलोइंग, एक है हमारी फिजिकल पॉलिसी, एक है हमारी मॉनिटर पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेटली। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये भी पढ़ेंगे, ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, एक्जिम पॉलिसी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली पॉलिसी, ठीक है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसीज है। बट जो आपसे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है वो है आपकी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। और कहीं ना कहीं आपने +1 +2 में भी ये पढ़ा होगा, पी.कॉम में भी ये पढ़ा होगा और एम.कॉम में भी ये पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको जो आपके यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। क्लियर है जी? प्लीज थम्स अप दे दो साथ के साथ ही, थम्स अप दे दो, समझ आ रहा है यस या नो? एंड लिख दो प्लीज सभी अपने लिए, वी वांट जेआरएफ। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलना है और पॉजिटिव ही एक्ट करना है। ठीक है, बी पॉजिटिव ऑलवेज। ओके जी, समझ आ रहा है यस या नो? इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, एक तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी और एक हम पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, आर टू डिफरेंट टूल्स दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी जो इकोनॉमी है उस पे आपकी कौन कौन सी इम्पैक्ट करेगी। एक करेगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट और एक करेगी आपकी फिजिकल पॉलिसी इम्पैक्ट। अब मैम ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी होती क्या है? ठीक है, ओके यस, मॉनेटरी नेम से क्लियर है, मीन्स जो आपकी मनी से रिलेटेड हो जाएगी। किससे रिलेटेड? मनी से। ऐसे निमोनिक बना के हमें चीजें याद करनी होती है, बिकॉज जब हम एग्जाम देते हैं ना वहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कम से कम 1000 टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं जिसमें से वो 100 क्वेश्चन बन के आते हैं। 1000 क्या 2000 टॉपिक्स रखो आप, यूजीसी नेट में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें निमोनिक बनाना इसलिए जरूरी रहता है कि सारी चीजें तो हम याद नहीं रख पाएंगे, बट कहीं ना कहीं हम निमोनिक से अगर हम काम करेंगे तो चल पड़ेगा। एम फॉर मॉनिटरी, एम फॉर मनी। अब ये मनी से रिलेटेड आपकी मॉनिटरी पॉलिसी किस तरह से अभी बताऊंगी। मॉनिटरी पॉलिसी आर फॉर्म्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। जो भी हमारा कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना? मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना ही मॉनेटरी पॉलिसी होता है। मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है या फिर मनी की सप्लाई को डिक्रीज करना है, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। अब मुझे ये बताओ कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? कॉमर्स के स्टूडेंट है, ऑब्वियसली सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो आता ही होगा। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? जल्दी से बताओ, सभी रिप्लाई करो, सेंट्रल बैंक कौन सा है? एंड सच अ पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई। किसकी मैनेजमेंट करनी है? मनी की सप्लाई की मैनेजमेंट करनी है। कहाँ पे हमें मनी इंक्रीज करना है और कहाँ पे हमें मनी की सप्लाई डिक्रीज करना है। ठीक है, मीन्स हमें नहीं, बैंक, बैंक खुद कंट्रोल करेगा। कौन सा बैंक? सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक का नेम बता दो जल्दी से जल्दी। एंड इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो आपकी एक तो मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई,
ठीक है, और आपकी इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, इसका काम देखेगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जल्दी से बताओ सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारी कंट्री का? हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है और पूरे वर्ल्ड का भी एक बैंक है, IMF है जिसका नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब सेंट्रल बैंक बताओ। RBI, यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम फॉरेन की बात करें, US की बात करें, तो वहां का सेंट्रल बैंक कौन सा है? फॉरेन बैंक। ठीक है, हर कंट्री का एक एक सेंट्रल बैंक होता है जो मनी सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है, और इसका क्या नेम दिया गया है? मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है जी सभी को? ओके। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो कौन सा बैंक हो गया जी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और ये हम कहाँ पढ़ेंगे? आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगे। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक यूनिट डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि आपका क्या होगा कि 10 यूनिट है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोई ना कोई टॉपिक जुड़ा रहता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ हम पढ़ेंगे? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, वो यूनिट आपकी 7 या 8 है। तो इसलिए हर एक यूनिट को पूरी तरह से पढ़ते हुए जाना है, पूरी तरह से क्लियर करते हुए जाना है, क्योंकि अगर आप एक यूनिट भी अच्छे से पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी दूसरी यूनिट में भी हेल्पफुल रहेगा, तीसरी यूनिट में भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो रिपीट होंगे। क्लियर है? तो इसलिए आपको क्लेरिफाई करना है सारी चीजों को। हम देखो, सेंट्रल बैंक टिपिकली यूज्ड मॉनेटरी पॉलिसी टू आइदर स्टिमुलेट इकोनॉमी और टू चेक इट्स ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए होता है ये। ऑब्वियसली मनी इज इम्पोर्टेंट, बिना पैसे के तो कुछ है नहीं मैम, पैसा है तो सब कुछ है। तो अब उस पैसे को मैनेज करना भी तो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अपने घरों में अपने पैसे को मैनेज करते हैं ना, वैसे सेंट्रल बैंक है जो पैसे को मैनेज करता है। किसके लिए? हमारे पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, तो पैसा है तो सब कुछ है, अब पैसा है तो उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, हम देखो, by individual and business to borrow and spend, the monetary policy aim to suffer economic activity by restricting spending and incentivizing savings. Monetary policy can act break inflation, ठीक है, other issues associated with an overheated economy. अब यहाँ पे क्या है मॉनेटरी पॉलिसी की? अगर मैं सिंपली बात करूं आपको, ठीक है, कुछ फीचर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी के फीचर्स स्टार्ट करने, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, रिजर्व रिक्वायरमेंट होगी, एंड आपके डिस्काउंट रेट हो गया। द फेड फ्रीक्वेंटली यूज 3 डिफरेंट पॉलिसी टूल्स टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कैरिड आउट एंड डेली बेसिस व्हेन द फेड बायज एंड सेल्स यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू आइदर इंजेक्ट मनी इनटू द इकोनॉमी। बस सिंपली बात करूं, मनी को कंट्रोल करना। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम है मनी को मैनेजमेंट करना, मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। ठीक है, एंड मनी सप्लाई को चेकआउट करना पूरी तरह से। ठीक है, इन्फ्लेशन का, महंगाई, ठीक है, महंगाई को कम करना या फिर महंगाई को बढ़ाना, ये किसका काम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक का। और उसने क्या टर्म दिया? मॉनेटरी पॉलिसी। अब है आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट, बाय सेटिंग द रिजर्व रेशो, जैसे कि आपकी CSR होती है, ठीक है, SLR होती है आपकी, ठीक है, रिजर्व रेशो, और द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक, मीन्स की कितनी रेशो, मीन्स अगर मैं सिंपल बात करूं कि आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना है या फिर इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करना है। अभी हम पढ़ेंगे आगे किस तरह से आपका इंटरेस्ट रेट काम करता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना है या फिर इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इंटरेस्ट रेट की वजह से वो या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। बताती हूँ अभी कैसे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब बताऊं तो जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन, जैसे जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जैसे जैसे आपकी डिमांड डिक्रीज होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, फिर आपकी डिस्काउंट रेट, द फेड आल्सो कैन टारगेट चेंजेस इन द डिस्काउंट रेट। ये बैंक रेट होता है, ठीक है, बैंक रेट। अब ये क्यों लगता है? लोन पे लगते हैं आपके। इंटरेस्ट रेट हो गए लोन पे लगते हैं, बैंक रेट हो गए आपके, ये सारे किस पे लगते हैं? आपके लोन पे लगते हैं। अब देखो, अब यहां से समझो आप चीजों को। एक होती है आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी की। और एक होती है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? अब अगर हम एक्सपेंशनरी की बात करूँ मैं सबसे पहले, ठीक है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दिस टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड टू हेल्प सफर ग्रोथ व्हेन कैन देयर्स रिसेशन और स्लो डाउन। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ आपकी डिमांड हो जाएगी, किसकी? मनी की, ठीक है? एक्सपेंड करना, किसकी डिमांड बढ़ जाएगी यहाँ पे? मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पे मनी की डिमांड बढ़ेगी, तो मनी की डिमांड बढ़ने से क्या होगा? हाँ जी, मनी की डिमांड बढ़ेगी, या फिर मैं अगर सिंपल बात बोलूँ एक्सपेंशनरी में, इंक्रीज मनी सप्लाई, ठीक है? ये रहने दो, इंक्रीज मनी डिमांड रहने दो, मनी सप्लाई। मनी की अगर यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। बताती हूँ कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी। जो आपके देखो, आपने लेनी थी कार, ठीक है? कार लेनी थी, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है ना, वो था 12%, मीन से ज्यादा है ये, ठीक है? इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो फिर इसका क्या मतलब है कि जो आपकी मनी है ना, मनी की सप्लाई है वो कम है मार्केट में, मनी की सप्लाई कम है। इंटरेस्ट रेट जब भी ज्यादा होगा तो समझ लेना मनी की सप्लाई कम है मार्केट में। और अगर आपका इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा तो समझ लेना कि मनी की सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, ठीक है? अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मनी की सप्लाई कम है। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो मनी की सप्लाई आपकी ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पे क्या मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज आपने एक कार लेनी है, ठीक है? और इंटरेस्ट रेट है 12%, और आपको कार कैसे मिलती है? लोन पे मिलती है। लोन कौन देता है? ऑब्वियसली बैंक देता है, ठीक है? अगर बैंक ने मनी सप्लाई कम करनी है मार्केट में, तो वो क्या करेगा? जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। किसको इंक्रीज करेगा? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। वो जैसे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा तो जो पब्लिक होगी उसकी ऑब्वियसली जो उसकी डिमांड होगी, जो पब्लिक होगी वो क्या करेगी कि नहीं यार मुझे नहीं कार खरीदनी, इतना इंटरेस्ट रेट है, मेरी तो ईएमआई ज्यादा चली जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेगा जो बैंक है, ठीक है? अगर मनी सप्लाई को उसको ज्यादा रखना है मार्केट में, तो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, डिक्रीज आपका लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। और जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप कार खरीदोगे। अब जो कार आपको मिल रही थी, मीन्स कि जो आपको लोन मिल रहा था 12% पे, अब आपको वही लोन मिल रहा है 10% पे, ऑब्वियसली आपकी ईएमआई कम जाएगी, तो आप कार को क्या करोगे? परचेज कर लोगे। तो जैसे जैसे आप कार को परचेज कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी अगर सिंपल बात मैं बोलूँ, जो आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी जब इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आपकी एक्सपेंशन का सिंपली अगर मैं बात करूं, इंक्रीज मनी सप्लाई, जैसे जैसे आपकी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मनी की सप्लाई होगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो बैंक है, बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट जैसे वो लोन पे कम करेगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पैसा आएगा, ठीक है? बट अगर वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगा तो मार्केट में कम पैसा आएगा, ठीक है? मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसको क्या बोला जाता है? जो एक्सपेंशनरी आपकी मनी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको बोला जाता है आपकी इजी मनी मनी पॉलिसी और लूज मनी पॉलिसी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या दिया गया, सेंट्रल बैंक के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मनी की सप्लाई हो रही है। और जैसे जैसे मनी की सप्लाई हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ के साथ आपका मनी एम्प्लॉयमेंट आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो इन्फ्लेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि महंगाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। मार्केट में बहुत पैसा है, तो मार्केट में जब ज़्यादा पैसा है तो महंगाई भी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? और अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे सिंपली सी अगर मैं बात करूँ तो डिक्रीज मनी सप्लाई,
बस। एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज मनी सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब आपका डिक्रीज मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक विल यूज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन इन्फ्लेशन बिकम अ कंसर्न एज अ इकोनॉमी गेट्स ओवरहीटेड। इन दिस केस प्राइसेस राइज एज परचेजिंग पावर ड्रॉप्स। ठीक है, तो इस तरह से होने वाला है जी आपका ये। क्लियर है जी सभी को? मिनट, आपके मैसेज शो नहीं हो रहे मुझे। हाँ जी, क्लियर है सभी को ये? एक्सपेंशनरी का मतलब सिंपल क्या हो जाएगा? एक्सपेंशनरी का मतलब आपका इंक्रीज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली आपका इंक्रीज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। और आपका डिक्रीज किस में हो जाएगा? आपका मीन्स की लोअरिंग क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे। और इंक्रीज आपकी क्या हो जाएगी? डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, एग्रीगेटेड डिमांड। और अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी की बात करें तो डिक्रीज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई डिक्रीज होंगे, ऑब्वियसली आपकी इंक्रीज किस में हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज हो जाएगा, एज इट इज एग्जाम में पूछे गए। इंटरेस्ट रेट में आपका इंक्रीज हो जाएगा तो जो आपकी इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगी? आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है जी सभी को? हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट। ये थी जी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सिंपली मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड है, जो क्या करती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है या फिर मैनेज करती है। ओके, बैंक रेट कितने रखने हैं, CSR रेशो कितनी रखनी है, SLR रेशो कितनी रखनी है, सॉरी कैश रिजर्व रेशो होगी आपकी, ठीक है, कितनी रखनी है, ये सारा बैंक पे डिपेंड करता है। किसको कंट्रोल करने के लिए आपका मेनली, जल्दी से रिप्लाई करो, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके लिए है मेनली, और कौन उसको मैनेज करता है? साथ के साथ रिप्लाई करो, कौन मैनेज करता है? और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, और आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी मेनली किसके लिए है? टू मैनेज, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। और कौन इसको मैनेज करता है? आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्या होता है? एक होती है आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब क्या होगा? मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा, इंक्रीज मनी सप्लाई, जो मनी की सप्लाई है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। मनी की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम कर दिए लोन पे, लोग अब क्या करेंगे? लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा लोग लोन लेंगे, ज्यादा पैसा लेंगे लोन लोग, ठीक है। ज्यादा पैसा क्यों लोगे? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, कार लेंगे, फर्नीचर लेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कम पैसा है, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा? महंगाई जो हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। ज्यादा पैसा मार्केट में होगा तो और क्या हो जाएगा? एग्रीगेटेड डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, यहाँ पे डिक्रीज मनी सप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज आपके इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे, और आपका डिक्रीज इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड कहाँ से करेंगे? क्लियर है सभी को? किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो एक बार। मॉनेटरी पॉलिसी क्लियर है? चले अब नेक्स्ट। बैंक रेट कितना रहेगा, कैश रिजर्व रेशो कितनी रहेगी आपकी, और आपकी SLR कितनी रहेगी, ठीक है। बैंक रेट को और क्या बोला जाता है? डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है बैंक रेट को। इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा रोल है इसमें आपका मॉनेटरी पॉलिसी में। इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है आपका मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। मनी तो फिर है ही है। अब चलो नेक्स्ट। मॉनेटरी पॉलिसी से क्या हो जाएगा कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी रिड्यूस होती है, और एक्सपेंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। मनी, क्योंकि आपको पता है मनी एक ऐसी चीज है, अगर आपने अच्छे से आप अपनी लाइफ में भी देखो, अगर मनी को आपने अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो क्या बोलते हैं? यार इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, सेविंग्स कर रहा है, कब पैसा देना है, कब पैसे को रोकना है, ठीक है, वो सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ऑब्वियसली जब मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करा या फिर मैनेज करा, तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेंड इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हम फिजिकल पॉलिसी।
छोटे छोटे टॉपिक है, बस समझने की जरूरत है। फिजिकल पॉलिसी सिंपली अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाएगा और गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा। सिंपल अगर मैं बात करूं, खर्चों से रिलेटेड है, खर्चा और सेविंग यहाँ पे। अब देखो, फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड टू द वे ऑफ गवर्नमेंट, कौन, गवर्नमेंट। अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी कौन मैनेज कर रहा था, सारा सेंट्रल बैंक, कौन, आरबीआई। पर जो फिजिकल पॉलिसी वो कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के क्या क्या रहेंगे और रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या क्या रहेगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के पास मेन जो पैसा है वो कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास। ऑब्वियसली आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो, इतना तो पता ही होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है। हाँ जी, रिप्लाई करो। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है, जो मैंने आपको एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी बताया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरेस्ट रेट कहाँ इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट रेट कहाँ डिक्रीज होगा, मनी सप्लाई कहाँ इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई कहाँ डिक्रीज होगी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्फ्लेशन कहाँ इंक्रीज होगा और इन्फ्लेशन कहाँ डिक्रीज होगा, ये 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ एग्रीगेट डिमांड कहाँ इंक्रीज होगी और एग्रीगेट डिमांड कहाँ डिक्रीज होगी। जहाँ पे मनी सप्लाई इंक्रीज है वहां पे ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज है, वहां पे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इंक्रीज है, और हाँ लोअरिंग इंटरेस्ट रेट हो जाएगा वहां पे, तभी तो मनी सप्लाई इंक्रीज है, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट कर रही हूँ उन चीजों को। जल्दी से बताओ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, ऑब्वियसली टैक्स है। टैक्स से तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाती है, और कहाँ से कमाती है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, बोला भी जाता है बल्कि टैक्स क्या है, रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। अब देखो, गवर्नमेंट इज मैनेजिंग द एस्पेक्ट ऑफ स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, very very important. It is the government's way of stabilizing the economy and helping in the growth of economy. दोनों ही ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए है दोनों ही, आपका फिजिकल पॉलिसी भी एंड आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम है पैसों से रिलेटेड, बल्कि फिजिकल पॉलिसी का मेन काम है जो भी गवर्नमेंट के खर्चे है, जो गवर्नमेंट के क्या है, एक्सपेंडिचर है, टैक्स है, उन सारी चीजों से, ठीक है। अब देखो, फिजिकल पॉलिसी रेफर टू द स्टेप दैट गवर्नमेंट टेक इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी बट रादर देन इंकरेजिंग और रिस्ट्रिक्टिंग स्पेंडिंग। कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, कितना टैक्स रेट होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, जल्दी से मुझे बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और जो आपकी फिजिकल पॉलिसी किससे रिलेटेड है, आपकी कहीं ना कहीं टैक्स रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट आपका कहाँ लगता है, ऑब्वियसली लोन पे लगता है, पैसे पे। इंटरेस्ट रेट कहाँ लगता है आपका, पैसे पे लगता है ऑब्वियसली, ठीक है। मॉनेटरी मीन्स मनी, मनी पे क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट। और अगर हम बात करें खर्चों की, कितना खर्चा हो रहा है, कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, ठीक है, तो टैक्स रेट, टैक्स रेट आपका कहाँ लगता है, गुड्स पे, ओके, गुड्स पे लगता है ना टैक्स रेट। अब देखो, गुड्स हो गई आपकी, बट रादर देन इंक्रीजिंग और रिस्ट्रिक्टिंग स्पेंडिंग, कितना खर्चा कर रहे हो, बाय बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, फिजिकल पॉलिसी एम टू टारगेट द टोटल लेवल ऑफ स्पेंडिंग, कितना खर्चा कर रहे हो, द टोटल कंपोजिशन ऑफ स्पेंडिंग और बोथ इन एन इकोनॉमी। राजकोषीय नीति से तात्पर्य उन कदमों से जो सरकारें अर्थव्यवस्था की दशा को प्रभावित करने के लिए उठाती है, लेकिन व्यवसाय और उपभोक्ताओं द्वारा खर्च को प्रोत्साहित करने या प्रतिबंध, कितना खर्चे को या तो रोका जाए या फिर खर्चे को कम किया जाए, ठीक है। तो राजकोषीय नीति का लक्ष्य किसी अर्थव्यवस्था में खर्च के कुल स्तर, खर्च की कुल संरचना या दोनों को लक्षित करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके जी। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड देयर एफिशिएंट एलोकेशन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को क्या करना, कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है आपका, महंगाई को कंट्रोल करना, ठीक है। और ये काम आपका मॉनेटरी पॉलिसी का भी है, मिलती जुलती है, बस ये इंटरेस्ट रेट आ जाएगा और फिजिकल पॉलिसी आपका क्या हो जाएगा, टैक्स रेट आ जाएगा, ठीक है। और आपका मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई आ जाएगा और फिजिकल पॉलिसी आपका बाय गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाना है, कर लो, ठीक है। टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटीज को, अब ऐसा तो है नहीं कि जो टैक्स है
ठीक है। टैक्स के रेट है जैसे 20% है, 30% है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए क्या दिया गया है, टैक्स दिया गया है। भाई जिसकी ज्यादा इनकम है ना वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, ठीक है। जिसकी कम इनकम है ऑब्वियसली वो कम टैक्स पे करेगा, जिसकी कोई भी इनकम नहीं है वो नील है, उसने टैक्स ही नहीं देना है, ठीक है। क्लियर है। तो इनकम इनइक्वालिटीज को, अब ऐसा तो है नहीं कि सभी के लिए टैक्स, अब मीन्स इनकम के हिसाब से टैक्स डिवाइड किया गया ना, इनकम टैक्स में पढ़ेंगे हम सारी चीजें, ठीक है। 20% टैक्स है, 30% टैक्स है, जिनकी लॉटरी लूटरी लगती है उनको कितना टैक्स देना पड़ता है, 30%। और नॉर्मल कितना टैक्स है आपका, नॉर्मल आपका 20% टैक्स है, बाकी हम इनकम टैक्स में तो पढ़ेंगे, ठीक है। टू फैसिलिटेट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड करना, ठीक है, कितना खर्चा किया जाना चाहिए, कितना जाएगा कितना आएगा, उसका बैलेंस्ड करना, ठीक है। गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ खर्चे करने हैं, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ खर्चे नहीं करने हैं, उसका बैलेंस करना, कि उसके पास जितने भी पैसा आ रहा है टैक्स के थ्रू, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसका सही तरह से यूटिलाइज करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही, ठीक है। कैपिटल इंफॉर्मेशन एंड ग्रोथ इन नेशनल इनकम, अब क्या होगा यहाँ पे पता चलेगा कि हमारे नेशन में, अब इनकम का पता कैसे लगता है, ऑब्वियसली जब टैक्स, सीबीआई की जांच होती है, जो टैक्स नहीं देता फिर उस पे क्या होता है, सीबीआई पढ़ते हैं फिर, हाँ भाई टैक्स क्यों नहीं पे कर रहे हैं, क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी, इसका इनकम का पता लगता है कि हाँ हमारी कंट्री में कितनी इनकम है टैक्स से, ठीक है। अब देखो, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन ऑफ अफेक्टिंग फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पॉलिसीज और गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी, टैक्स टैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Government can increase the amount of money they spend if they believe there is not enough business activity in an economy. This is often referred to as stimulus spending. अब गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग पॉलिसी। गवर्नमेंट भी तो पैसा देती है ना कई बार हमें बिजनेस चलाने के लिए, तो वो कहाँ से देती है, ऑब्वियसली वो टैक्स जो उनके पास आया होता है वहां से तो देती है, जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का टैक्स है। दे कैन बोरो मनी बाय इशूइंग डेप्ट सिक्योरिटी, अब डेट उधार देना मीन्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इफ देयर आर नॉट इनफ टैक्स रिसिप्ट टू पे फॉर स्पेंडिंग इंक्रीज, ठीक है, इजी है आपका। दिस इज रेफर टू डेफिसिट स्पेंडिंग। और ये आपका टैक्स पॉलिसी, by increasing tax government pull money out of economy and slow business activity. Fiscal policies typically used when the government seeks to stimulate the economy. It might lower tax or offer tax rebate to offer the encourage. अब देखो टैक्स को कम करेंगे, ओहो बैटरी लो होगी लैपटॉप की, सुनो, हेलो, ऑफ होने वाला है, वेट करना 1 मिनट ना, चार्जिंग में लगा लूँ मैं लैपटॉप। ऑफ ना हो जाए तब तक। ओके ठीक है, समझ भी आ रहा है, प्लीज यस या नो में रिप्लाई करो या थम्स अप दे दो, समझ रहे हो कंसेप्ट को कि नहीं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी आपका वही है, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज कॉमनली डन ड्यूरिंग रिसेशन टू इंकरेज पीपल टू स्पेंड, गवर्नमेंट ऑफ्टन टर्न टू मेजर लाइक स्टिमुलस चेक इशू टू टैक्स पेयर, दे मे ऑल्सो इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज वे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो खर्चे हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग एज अ वे टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और कॉमनली एसोसिएटेड विद डेफिसिट स्पेंडिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो खर्चे है ना गवर्नमेंट के वो बढ़ा दिए जाएंगे। कैसे, मानो एजुकेशन पे खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, मानो डिफेंस पे खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पे खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, एजुकेशन सेक्टर स्कूल कॉलेज बनाने में जो खर्चा कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, खर्चे बढ़ा दिए जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशनरी। और यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रैक्शनरी का क्या मतलब है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो कम कर दी जाएगी, एक्सपेंडिचर है वो कम कर दिए जाएंगे, तो वो किस में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी। गवर्नमेंट नहीं खर्चा करने वाली जी यहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस में, और या फिर अगर करेगी भी तो बहुत कम खर्चा करेगी, ठीक है। बस इतना सा रोल है इसका, कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स खर्चे कम कर दिए जाएंगे, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है वो कम कर दी जाएगी, और एक्सपेंशनरी मीन्स जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा खर्चे करेगी, ठीक है।
इंक्रीज गवर्नमेंट, ये वाला इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, expansionary, or government can turn to contractionary measure to slow down the economy and curb inflation. These step include raising टैक्स को रेज कर दिया जाएगा, एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टैक्स को कम कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को सॉरी टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इट इज अनकॉमन दैट अ रिसेशन फ्लो और ब्रिंग बैलेंस बैक टू इकोनॉमी, or this commonly expansionary fiscal policy, this is commonly done during recession to encourage people to spend. Government often turn to measure like stimulus, taxpayer they may also increase government spending as way to boost employment expenses। ठीक है, इजी है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्शनरी की, टैक्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब ही क्या होता है, बढ़ाना होता है एक तरह से। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट खर्चे करेगी, लाइक डिफेंस पे खर्चा कर लिया, एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा कर लिया, और भी जितनी गवर्नमेंट चीजें होती है जहां जहां गवर्नमेंट खर्चा करती है, रोड में, ठीक है, खर्चे करती है गवर्नमेंट, वहां पे बढ़ा दिए सारे खर्चे। इस तरह से होगा जी। अब देखो, both monetary and fiscal policy are macroeconomic tools used to manage or stimulate the economy। ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ के लिए है, इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए आपकी बोथ फिजिकल पॉलिसी आपकी टैक्स से रिलेटेड है और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। सिंपल बात बोलो, और कौन करेगा ये टैक्स और एक्सपेंडिचर, मेनली आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ही टैक्स को इम्पोज करती है और गवर्नमेंट ही एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं भाई, पैसा, मनी, ठीक है, मनी सप्लाई से रिलेटेड है, मैनेज, मनी को मैनेज कैसे करना है, मनी को सप्लाई कैसे करना है, वो कैसा होगा, इंटरेस्ट रेट हो गया आपका, सबसे मेन जो रोल प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, और कौन इसको कंट्रोल करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मीन्स की सेंट्रल बैंक। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एड्रेस इंटरेस्ट रेट, पहले भी बोला था, एंड द सप्लाई ऑफ मनी, पहले भी बोली थी, एग्जैक्टली देख लो वही बात। और ये एज इट इज लाइन एग्जाम में उठकर आई है जी। एंड इट मनी इन सर्कुलेशन एंड इट इज जनरली मैनेज बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिजिकल पॉलिसी एड्रेस टैक्सेशन, पहले भी बोला था, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर एक्सपेंडिचर भी कई बार यहाँ पे लिखा होता है, एंड इट इज जनरली डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो लाइनें ऐसी है जो बहुत बार रिपीट हुई है, कम से कम मेरे सामने 2019 से लेकर, मैं यूजीसी नेट के एग्जाम को मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया है, 2019 से क्या, मैंने 2012 से लेकर लगाया है, बट अगर 2019 वाले तो मैंने कम से कम 10 टाइम्स लगाया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, ये लाइन तो इतनी बार एग्जाम में आई है कि मैं क्या ही बताऊं, कम से कम 10 से 15 बार एज इट इज लाइन उठकर आई है कि मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, कौन मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न वो मैनेज करता है। ठीक है, और जो आपकी फिजिकल पॉलिसी वो किससे रिलेटेड है, और कौन इसको जनरली डिटरमाइन, कौन इसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी सिंपल टैक्सेशन एंड आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी सिंपल आपका इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई से रिलेटेड है। okay, a monetary policy and fiscal policy together have great influence over a nation economy। अब सारा का सारा सिस्टम क्या है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ही तुम्हारी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी आ रही है, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी को ग्रोथ करना, ठीक है, और आपका एक्सपेंड द इकोनॉमी, ग्रोथ द इकोनॉमी, ठीक है, ये सारी चीजें, इट्स बिजनेस एंड इट्स कंज्यूमर। ठीक है, अगर देखो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी काबू में रहेगी, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे, ऑब्वियसली लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड प्रोडक्शन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी। ठीक है, अगर मनी सप्लाई कम है तो आपको पता है ऑलमोस्ट काम ठप हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा है तभी तो काम कर पाओगे, पैसा ही नहीं है तो क्या काम करोगे फिर। ठीक है, अब फिजिकल पॉलिसी क्या बोलता है कि ठीक है पैसा है, बट पैसा लगाना कहाँ कहाँ है, कहाँ खर्चे करने हैं, कहाँ खर्चे नहीं करने, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, क्लियर है जी सभी को, यस या नो, जल्दी से रिप्लाई करो प्लीज। अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट स्लाइड है आपकी, इसको थोड़ा सा ना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा ना अभी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है। छोटा करना पड़ेगा, पता नहीं आपको नजर आएगा कि नहीं, एक्चुअली पूरी स्लाइड आ नहीं रही थी।
हाँ दिख तो रहा है, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन हो रहा है आपका सारा। अब सारा कंक्लूजन चल रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी की, पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी के बारे में, अब यहाँ पे निचोड़ है एक तरह से, ठीक है। फाइनल अब हम पहुंच चुके हैं, ये टॉपिक फिर आपका खत्म हो जाएगा मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी वाला। फाइनली समझ आ रहा है, यस या नो? प्लीज कोई तो बोले, थम्स अप दो, यस नो कुछ तो बोलो। मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेशन, इट इज अ फाइनेंशियल टूल that is used by the central bank in regulating, बार बार पढ़ते आ रहे सेंट्रल बैंक। और एग्जाम में पता क्या करेगा जो स्टूडेंट होगा, इसको यहाँ डाल देगा फिजिकल पॉलिसी में, टैक्स और रेवेन्यू को यहाँ डाल देगा, टैक्स और एक्सपेंडिचर को यहाँ डाल देगा, कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो 2-3 बार तो रिवीजन कर लेना, फिर हो जाएगा। रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मनी एंड द इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो इंटरेस्ट रेट था, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बना था, इंटरेस्ट रेट इज रिलेटेड विद फिजिकल पॉलिसी, राइट और रॉन्ग? इंटरेस्ट रेट है या फिर इम्पोज्ड बाय, इंटरेस्ट रेट इम्पोज्ड बाय फिजिकल पॉलिसी, राइट या रॉन्ग? जल्दी से रिप्लाई करो, आपके सामने है सारी चीजें। बाकी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर छोटा छोटा दिख रहा है ना तो मैं पढ़ा रही हूँ, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट रेट इम्पोज्ड बाय फिजिकल पॉलिसी, या फिर इंटरेस्ट रेट, फिजिकल पॉलिसी का काम है इंटरेस्ट रेट को इम्पोज करना, राइट या रॉन्ग? हाँ जी बोलिए। गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका कौन इम्पोज करेगा? ऑब्वियसली आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, जो कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। अब फिजिकल पॉलिसी का क्या काम है? इट इज अ फाइनेंशियल टूल, ये भी फाइनेंशियल टूल है, ये भी फाइनेंशियल टूल है, बट दैट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है? गवर्नमेंट, नॉट बैंक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक है सेंट्रल बैंक और एक है आपकी गवर्नमेंट। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनती है। छोटी छोटी बातें, ये तो है बाल की खाल, छोटी छोटी चीजें आपको पूछी जाएगी एग्जाम में। इन मैनेजिंग कौन? टैक्स रेवेन्यू पॉलिसीज रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। सिंपल अगर मैं बात करूं, फिजिकल पॉलिसी टैक्स एंड आपकी एक्सपेंडिचर। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं, सिंपल आपका नेम से क्लियर है, मनी सप्लाई कंट्रोल या मैनेज करना, और इंटरेस्ट रेट, बस 2 चीजें याद रखनी। मैनेज्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी मींस आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ एन इकोनॉमी आपका गवर्नमेंट, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी मेजर, इट मेजर द इंटरेस्ट रेट, बार बार वही बात पूछी जा रही है, एप्लीकेबल फॉर लैंडिंग मनी इन द इकोनॉमी। फिजिकल पॉलिसी इट मेजर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टैक्स ऑफ एन इकोनॉमी, बार बार वही बात रिपीट हो रही है। फोकस एरिया स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट इंप्रूव वेयर देयर इज हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, यहाँ पे एक्सचेंज रेट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फिजिकल पॉलिसी पे। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाई ये तो रिलेटेड ही आपकी टैक्स और एक्सपेंडिचर से, ठीक है। एक्सचेंज रेट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। टारगेट, मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, ठीक है। मैंने बोली थी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बार बार मॉनेटरी पॉलिसी में। फिजिकल पॉलिसी डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टारगेट, फिजिकल पॉलिसी का कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, ठीक है। बट जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका टारगेट है इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, या तो महंगाई को बढ़ाओ या फिर महंगाई को कम करो, ठीक है। क्योंकि मनी, ठीक है, मनी को या तो इंक्रीज करो या डिक्रीज, मीन्स सिंपली मैं बात करूं, मनी को कंट्रोल करना है, ठीक है। इम्पैक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी हैज एन इम्पैक्ट ऑन द बोरोइंग इन एन इकोनॉमी, और फिजिकल पॉलिसी हैज एन इम्पैक्ट ऑन द बजट डेफिसिट। बजट, अब बजट कैसे बनता है? सेविंग के हिसाब से। सेविंग कैसे बनती है? आपकी स्पेंडिंग क्या है। जैसे हम बोलते नहीं है कि यार मेरे पास ना 10,000 का बजट है, ठीक है, मुझे 10,000 में ये काम करना है। वैसे ही हमारी गवर्नमेंट के पास भी बजट होता है। मान लो उनके पास बजट है 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ में उसने क्या क्या करना है, कहाँ उसने स्पेंड करना है, कहाँ उसने सेव करना है, ठीक है। तो ये क्या काम है? फिजिकल पॉलिसी का काम है, किसका? बजट, ठीक है, बजट डेफिसिट का काम। क्लियर है जी सभी को? ये जितनी भी लाइन यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये एज इट इज क्वेश्चन उठ कर आया एग्जाम में, एज इट इज, एज इट इज ये लाइन उठ कर आई है,
ओके, क्लियर है? सो आज हम क्लास यहाँ पे ही आपकी वाइंड अप करते हैं बिकॉज़ टाइम हो चुका है। कल हम करेंगे आपका इकोनॉमिक सिस्टम करेंगे एंड आपका इकोनॉमिक आपका स्ट्रक्चर करेंगे कल, ठीक है? कल की क्लास में इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और 5 पीएम प्लीज़ क्लास जॉइन कर लेना कल, ठीक है जी? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको देती हूँ फ्राइडे या सैटरडे तक, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? इवन इंक्लूडिंग आपका इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, वो भी इंक्लूड कर दूँगी, ठीक है? क्लियर है जी सभी को? चलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू और रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है? समझ भी आ रहा है? यस या नो में रिप्लाई करो, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, वैसे पढ़ाना पड़ेगा फास्ट तो। देख लो सिर्फ 2 टॉपिक आज कवर हुए, मॉनेटरी एंड आपका फिजिकल पॉलिसी। 2-3 महीने में आपको 3-4 महीने में 10 यूनिट्स करवानी है, तो थोड़ा फास्ट मुझे भी रहना पड़ेगा, आपको तो फिर ऑब्वियसली रहना ही पड़ेगा। रिवीजन करते रहना बस, अगर रिवीजन गई तो समझ लो कि सारी चीज़ें आप फॉरगेट हो जाएगा। रिवीजन होती रहनी, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ऐसा पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। पढ़ तो आप 10 के 10 यूनिट लो, बट अगर रिवीजन नहीं की होगी तो रिजल्ट आपका 0 आने वाला है। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी से लेकर लगाने स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 से लेकर लगाने स्टार्ट कर दो, ठीक है? वैसे तो मैंने अपने टाइम में 2012 से लेकर लगा दिए थे कॉमर्स के, बट हाँ, अगर आपको नहीं लगाने हैं 2012 से, 2019 से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दो आप 2024 तक के, फिर देखो आप अपने प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट, और जो आपको पढ़ाया जाता है उसकी रिवीजन करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है? ये सारे ऐसे टॉपिक है जितने भी करवा रही हूँ, बार-बार एनटीए वाले पूछते हैं। फेवरेट टॉपिक है ये एनटीए वालों के। ओके जी, क्लियर है सभी को? फिर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने 2-3 चीज़ें पकड़ ली, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कंसिस्टेंसी, डिटरमिनेशन के साथ डेली पढ़ाई करो। मैम सेट का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है? पेपर 1 आपका ये अकॉर्डिंग टू योर स्टेट होता है मे बी, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 होता है, बोथ नेट की तरह होता है, बस सेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत बहुत ईज़ी सा आता है सेट का, जो नेट का है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है, बाकी सेट में पेपर 1, पेपर 2 दोनों होता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है, 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 के होते हैं सेट में और 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के होते हैं सेट में, बाकी आपकी स्टेट पे डिपेंड करता है, आपकी स्टेट कैसे लेती है सेट एग्ज़ाम। ओके जी, 50 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर 1 में, वही आपके 100 मार्क्स, और 100 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर 2 में, वही आपके 200 मार्क्स, ठीक है? 300 मार्क्स का होता है टोटल। ओके जी। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए प्लीज़।